तो हम आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का हम नियामक ज्यामिति में क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करें, ये हम आपको इसमें इस प्रूफ में दिखाना चाहते हैं। बोर्ड पर देख रहे हैं एक त्रिभुज बना दिया और तीनों त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं उसका नियामक हम मान लिए, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, और इसका संबंध हम एक ग्राफ से देते हैं। ग्राफ से जब हम इसका संबंध देंगे तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम लंब डालेंगे। जब हम यहां से लंब डालेंगे, यहां से भी हम लंब डालेंगे और हम यहां से भी क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और जब हम लंब डालेंगे तो पता है ये अगर मान लीजिए कि O है और इसका नियामक 0 0 है, तो बताइए यहां से ये अगर मान लीजिए कि A है, ये A है, ये B है और ये C है, ये M है, ये N है, ये MNP और ये यहां पर Q है मान लीजिए। तो हम आपको यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का हम नियामक ज्यामिति में क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करें, ये हम आपको इसमें इस प्रूफ में दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि माना लिखना है। माना ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसके शीर्ष का नियामक क्या है, शीर्ष का नियामक क्या है बताओ, बोलो तुम लोग भी, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है। अब हम रचना क्या किए हैं वो बताओ। रचना किए हैं, हम AM लंब डाले हैं OX, हम BM लंब डाले हैं OX, BM लंब डाले हैं OX, CP लंब डाले हैं OX, यही डाले हैं, CP लंब डाले हैं OX। अब हम प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में बताइए, लंब तो यही हो गया है, AM लंब है, BN लंब है और CP लंब है, ये लंब नहीं, ये तो ABC की भुजा है। प्रमाण में आते हैं, बताओ OM कितना होगा, OM बराबर बताओ कितना होगा, OM बराबर हो जाएगा x1, OM बराबर क्या होगा x1, ON बराबर क्या होगा x2 और OP बराबर क्या होगा x3। अब बताओ कि MN बराबर क्या होगा, MN बराबर होगा x2 माइनस x1, होगा कि नहीं होगा, और MN बराबर हो गया। अब बताओ कि MN बराबर तो हो गया, MP बराबर क्या होगा x3 माइनस x2 और MP बराबर क्या होगा x3 माइनस x1 होगा। उसके बाद बताइए कि AM बराबर क्या होगा y1 और BN बराबर क्या होगा y2 और CP बराबर क्या होगा y3, होगा कि नहीं होगा। अब जब इतना कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं। हमको क्या करना है कि AMNB या ABNM समलंब चतुर्भुज ABNM का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज ABNM का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, 1/2। समांतर भुजा कौन है, AM और BM, तो हम यहाँ AM प्लस BM लिख सकते हैं। ऊंचाई है MN, है कि नहीं है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, AM कितना है y1 और BM कितना है y2 प्लस y2 और MN कितना है x2 माइनस x1, है ना। ये समलंब चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल है, समझ में आ गया। अब समलंब किसका, समलंब चतुर्भुज BNPC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 BN प्लस PC गुने NP, है ना। अब बताओ अगर बराबर करेंगे तो 1/2 BN का मतलब है y2 प्लस PC, उसके बाद है PC का मतलब y3 और बगल में गुना हो रहा है NP से x3 माइनस x2, हो गया कि नहीं हो गया। जब ऐसा हो गया है, दोनों का निकल गया है ना। अब हम क्या करेंगे कि AMPC का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, AMPC का।
ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं समलंब चतुर्भुज AMPC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने AM प्लस PC अगुने MP होगा, बराबर में 1/2। AM कितना है? Y1, अब PC कितना है? Y3, अगुना हो रहा है MP से x3 माइनस x1 हो गया। तो अब क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? समलंब चतुर्भुज ABMN का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज BNPC का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज AMPC का क्षेत्रफल। अब गौर से फोटो में देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ई पर का क्षेत्रफल में लंका में ये दोनों लंका को जोड़ेंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई पूरी आकृति में यदि AMPC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर आप इसको आगे हल करते हैं तो बराबर में क्या होगा? बराबर में होगा 1/2, इसका क्षेत्रफल लिखो y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1 है ना, उसके बाद प्लस 1/2 y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2 माइनस हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा कर लीजिएगा, अगर इसको कर लीजिएगा हल तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। असल चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो अब जैसे असल चुनौती जो शुरू हो रही है तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा जगह लेना चाहते हैं, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे और इसको हम कोष्ठ में लिखेंगे। तो कोष्ठ में बड़ी कोष्ठ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस दोनों को गुणा करके छोटी कोष्ठ में रखना, क्योंकि आगे घटाओ। ये दोनों को गुणा करते हैं, पहले y1 से x2 को गुणा करते हैं, x2 y1 प्लस x2 y2 हम इधर से ही गुणा कर रहे हैं ताकि हमारा जो है सो अच्छा हो। फिर माइनस में क्या होगा? x1 y1 माइनस x2 x1 y2 होगा कि नहीं? दोनों माइनस में गुणा हो जाएंगे। पहले तो इस दोनों से x2 y1 x2 y2 फिर x1 y1 x1 y2 यहां तक आ गया। फिर यदि हम आगे इसको गुणा करें तो प्लस का चिन्ह है x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3 होगा। अब जो है सो ये जो आगे है उसको कोष्ठ में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है आगे। तो बताइए x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 कोष्ठ बन आपका जगह पूरा हो। कोष्ठ भी उसके बाद होगा। तो इस तरह से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे कि वो जो है उसका कोष्ठ तोड़ते हैं तो क्या होता है। ये x2 y1 है प्लस x2 y2 है माइनस x1 y1 है माइनस x1 y2 है प्लस x3 y3 है प्लस x3 y2 है, यहाँ x3 y3 है माइनस x2 y2 है माइनस x3 y3 है। अब उसका सबका चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब चिन्ह बदलेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस x3 y1 माइनस x3 y3 प्लस x1 y1 प्लस x1 y3 है ना। तो अब ये बड़ी कोष्ठ में बदले। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन कट जाएगा। तो कट जाएगा कौन? x1 y1 यहाँ माइनस में है, कहीं पर भी प्लस में हो काटने वाले हैं। तो x1 y1 यहाँ है और x1 y1 यहाँ प्लस में, हम इसको काट देंगे इसको काट देंगे। अब देखो x2 y2 यहाँ है, अब खोजो x2 y2 कहाँ? x2 y2 यहाँ और यहाँ कट जाएगा। x3 y3 कहाँ है? x3 y3 बोलो यहाँ है और x3 y3 माइनस में कहीं और होगा यहाँ। पहले पद गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 को कट चुका होगा। 1 2 3 4 5 और 6। अब जो 6 को बचा है
उसमें हमको कॉमन लेना है ताकि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूफ हो जाए। तो चलो तो देखते हैं हम इसमें 1/2 लेते हैं और हम x1 वाला को पहले लेंगे। x1 कौन है? x1 कहीं पर है, जैसे इसमें यहाँ है ना, प्लस वाला को पहले लो, ये लो पहले x1 y3 माइनस x1 y2 है ना, उसके बाद लो फिर x2 वाले x2 y1 कहाँ पर है? जैसे हम इसको और इसको ले चुके हैं, अब हम इसको लिए हैं x2 वाला देखो माइनस x2 y3 यहाँ भी ले लिए हैं, अब x3 y2 कहाँ पर है? माइनस x3 y1 है ना। अब हम इसको कोष्ठ को बंद कर देते हैं। आगे जब हम आते हैं, आगे क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमको मिल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और हम इसको बड़ी कोष्ठ में कर देंगे, x1 कॉमन आएगा तो y3 माइनस y2 हो जाएगा। और उसमें अगर में क्या कॉमन आएगा? x2 कॉमन आएगा, y1 माइनस y3 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर x3 कॉमन लेंगे, y2 माइनस y1 आ जाएगा। यहाँ तक तो प्राप्त हो चुका है हमको। अब क्या है ना कि ये जो है सो चक्रीय रूप में नहीं है। चक्रीय का मतलब साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको साइक्लिक फॉर्म में करने के लिए हम क्या किए हैं? सब में माइनस कॉमन ले लिए। ये y3 में से y2 हो रहा है, यहाँ y2 में से y3 हो रहा है, इसमें भी लिए है, ये y3 माइनस y1 हो रहा है, इसमें भी माइनस कॉमन लिए तो y1 माइनस y2 हो गया। अब पूरे टर्म में माइनस कॉमन ले लिए तो सब प्लस हो गया। x1 into y2 minus y3, x2 into y3 minus y1 और x3 into y1 minus y2। अब माइनस में पूरा टर्म है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको मॉड के अंदर डाल दें। और जब मॉड के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या है या कोई ऋणात्मक पद है तो उसका आंसर धनात्मक होता है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में तुमको प्राप्त हो चुका है। यदि यह वीडियो बहुत पसंद आता है आपको तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए और हमें कमेंट भी कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।